नुमान कैसर की बहन की शादी माज काजी के साथ होती है। वो कोई खुशसलूबी से नहीं चल पाती और तलाक की सूरत में इसके खत्म हो जाती है। ठीक है। तलाक के 4 साल बाद नुमान कैसर और फलकनाज जो हैं वो उससे वक्त फौरन स्पेन चले जाते हैं। कि तलाक के 4 साल बाद नुमान कैसर का जो साबका बहनोई माज काजी उसका मर्डर हो जाता है। नुमान कैसर जो कि स्पेन का बिजनेसमैन है, वहां पे अपना कारोबार करता है, उसके रेड वारंट जारी हो जाते हैं पाकिस्तान से। अपने इल्जाम को झूठा साबित करने के लिए पाकिस्तान में वापस आता है। ठीक है। किसी बंदे का एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर के मुकदमे में नुमान कैसर को शामिल कर दिया। अप्रैल 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 से कोट लखपत जेल लाहौर में होते हैं। तो जब बंदा जेल के अंदर मौजूद है तो वो मंडी बहाउद्दीन में कैसे आकर वकूआ ये कर सकता है। ठीक है। तो ये एक झूठा मुकदमा सीसीडी वालों ने नुमान कैसर के खिलाफ डाला कि अदालत के ऑर्डर के हुक्म के बावजूद कैंप जेल लाहौर से रिहा होता है तो इसको वहां से फिर सीसीडी वाले अगवा कर देते। जो नुमान कैसर है इसका 11 तारीख को ही मर्डर हो गया है पुलिस एनकाउंटर में, और ये मर्डर किया है उबाड़ो पुलिस। ढड्डी साहब हमारे साथ मौजूद है। ढड्डी साहब बताइएगा, सबसे पहले तो ये वाकया बताइएगा जो जिसमें 109 के ये नुमान कैसर साहब और उनकी सिस्टर फलकनाज मुल्ज़म है, ये वकूआ क्या है, इसमें क्या मामला था, और फिर आगे चलते हैं कि क्या बात है। देखें जी, नुमान कैसर की बहन की शादी माज काजी के साथ होती है। वो कोई खुशसलूबी से नहीं चल पाती और तलाक की सूरत में इसके खत्म हो जाती है। ठीक है। तलाक के 4 साल बाद नुमान कैसर और फलकनाज जो हैं वो उससे वक्त फौरन स्पेन चले जाते हैं। जब स्पेन में वो जब होते हैं तो उसके तलाक के 4 साल बाद नुमान कैसर का जो साबका बहनोई माज काजी उसका मर्डर हो जाता है। उसके मर्डर का जो इल्ज़ाम है वो नुमान कैसर और उसकी साबका बीवी फलकनाज के ऊपर मुशावरत का इल्ज़ाम लगता है कि इनकी मुशावरत से कोई नामालूम शख्स जो है वो माज काजी को मर्डर कर देते हैं। ठीक है। इस वकूए का जो मुकदमा है वो थाना नसीराबाद में दर्ज होता है। जब वो कुछ दिनों के बाद जो मुबैना मुल्ज़म होते हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनको अदालत से सजा हो जाती है। ठीक है। जो शूटर है, जो शूटर्स हैं जिन्होंने मर्डर किया, वो मेन मुल्ज़म है, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है। नुमान कैसर जो कि स्पेन का बिजनेसमैन है, वहां पे अपना कारोबार करता है, उसके रेड वारंट जारी हो जाते हैं पाकिस्तान से। ठीक है। जब रेड वारंट वहां पहुंचते हैं तो नुमान कैसर पाकिस्तानी अदालतों पर यकीन करते हुए अपने इल्ज़ाम को झूठा साबित करने के लिए पाकिस्तान में वापस आता है। ठीक है। जब वो पाकिस्तान वापस आता है तो अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराता है। प्रोटेक्टिव बेल करवाने के बाद वो अपनी इंटरम बेल करवाता है। इंटरम बेल के दौरान ही नुमान कैसर की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है। और 24/4/2025 को नुमान कैसर की इसी मुकदमा में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। ठीक है। नुमान कैसर का ट्रायल चलता रहा और ये अदालतों में पेश होता रहा। जब अदालतों में ये पेश होता रहा तो मीनवाइल नुमान कैसर की जो जमानत है इसी मुकदमा में 24/12/2025 को लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो जाती है। ठीक है। जैसे ही इसकी जमानत मंजूर हो जाती है, नुमान कैसर कोट लखपत जेल में कैद होता है। इसकी रोक कर जाती है रिहाई की, लेकिन रोक कर जब रिहाई की जाती है तो वहाँ पता चलता है कि थाना कान्या और कुछ और लोग वो नुमान कैसर की गिरफ्तारी के लिए जेल के बाहर खड़े हैं। और जैसे ही नुमान कैसर जेल से बाहर आता है तो वहाँ पे इसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। यानी जेल से घर नहीं जाने दिया जाता, वहां से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही नुमान कैसर को वहां से गिरफ्तार किया जाता है, एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है जो कि 2024 का बयान करते हैं। अगर इसके खिलाफ 2024 में कोई मुकदमा था तो ये 2025 का तकरीबन 8 माह जेल में रहा, तो इसको उस वक्त इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लेकिन क्योंकि उसको पंसाने के लिए ये मुकदमा इन्होंने रखा हुआ था, ये जो कुछ कह लें तो ये इसकी गिरफ्तारी डालते हैं। वो जुडिशियल हो जाता है उस मुकदमे में। दोबारा जेल में हम बेल रख देते हैं। जैसे ही हम बेल रखते हैं तो एक और झूठा मुकदमा नुमान कैसर के खिलाफ थाना काना में दायर कर दिया, उसमें गिरफ्तारी डाल देते हैं एक और में। ठीक है। जैसे ही वो अदालत में पेश किया जाता है मुकदमा, तो जैसा साहब हमारी जो बहस है, ये आर्गूमेंट्स हैं, उस पर उसको मनमान तस्लीम करते हैं क्योंकि वो पर्चा ही झूठा था। जैसा साहब उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है। नुमान कैसर जब डिस्चार्ज होता है तो मीनवाइल हमें खदशा पड़ जाता है कि नुमान कैसर के खिलाफ और मुकदमे झूठे डाले जा रहे हैं। तो हम हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दायर कर देते हैं
कि नुमान कैसर के खिलाफ, क्योंकि इसकी जान को खतरा है और इसके खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो पुलिस जो है हमें रिपोर्ट दे। ठीक है। इसकी रेट हाईकोर्ट में लगती है तो वहां पर सीसीडी जो है वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करती है कि नुमान कैसर हमें किसी मुकदमे में भी दरकार न है। ठीक है। जो हमारी लोकल पुलिस है वो भी रिपोर्ट दाखिल करती है कि नुमान कैसर सिर्फ 2 मुकदमात में हमें मतलूब है, इसके अलावा इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता। ठीक है। ये जब रिपोर्ट दाखिल होती है तो उसके कुछ दिनों के बाद ये जो रेट है वो 20/1/2026 को फिक्स होती है। मीनवाइल जो मुकदमा जिसमें झूठा मुकदमा था ये जुडिशियल होता है तो इसकी जमानत मंजूर हो जाती है। ठीक है। उस जमानत मंजूर होने के बाद नुमान कैसर को 1/1/2026 से अदालत से रिहाई मिलती है और कोटलाखपत जेल से रिहा हो जाता है। ओके, रिहा होके घर चले जाते हैं? जी, रिहा होके ये अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। और एक मुकदमा भुगतने आए शख्स पे आप 3 मुकदमे हो चुके थे। ठीक है। इसके बाद ये होता है कि 20/1/2026 को रेट डिस्पोज ऑफ हो जाती है। नुमान कैसर का वो जो ट्रायल मशरे वाला जो चलान था उसका ट्रायल ज़ेरे समाअत होता है एडिशनल सेशन जज साहब के पास और ये पेशियों पर पेश होना शुरू हो जाता है। ठीक है। 3 इसकी पेशियां होती हैं। जब ये चौथी पेशी पे 31/1/2026 को अदालत में आता है सेशन कोर्ट लाहौर में, तो इसके जैसे ही बाहर निकलता है और इचरा के करीब पहुंचता है तो वहां पे इसके सीसीडी के 25-30 एहलकारान जो हैं वो इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। अगवा करके ले जाते हैं, हमें नहीं आइडिया होता है क्योंकि वो सादा वर्दियों में होते हैं। अगवा करके ले जाते हैं, जब वो चला जाता है तो हमें इत्तला मिलती है उसके वारसान को कि नुमान कैसर को इन्होंने अगवा कर लिया है और जो दोस्त उसके साथ था वही रेट फाइल कर देते हैं हम हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। जब हम हाई कोर्ट के अंदर हमारी रेट फिक्स होती है 2/2 को, तो 3/2 को सुहेल जफर चट्टा साहब असालतन अदालत में तलब होते हैं और वो अदालत में पेश होकर रिपोर्ट दाखिल करते हैं जो एडिशनल आईजी इंचार्ज हैं सीसीडी के कि नुमान कैसर हमें किसी मुकदमे में भी दरकार नहीं है। मासवाए लाहौर का एक मुकदमा है उसमें भी हमने नुमान कैसर को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। ठीक है। और इसको हमने जेल भेज दिया है। ठीक है। तो वहां पे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि शिनाख्त परेड का एक प्रोसेस है तो इसके पे जितने भी दिन लगते हैं तो जज साहब इसकी डेट फिक्स कर देते हैं 11/2/26 और जब 11/2/26 डेट फिक्स होती है तो उसके बाद फिर डेट इसकी फिक्स होती है 25/2/26। मीनवाइल जो इसके वारसान हैं नुमान कैसर के या जो भी उसकी पैरवी करने वाले हैं वो पता करवाते हैं कि नुमान अपने तौर पे पता करवाते हैं कि नुमान कैसर के खिलाफ कोई और मुकदमा तो नहीं है। सीआरओ से पता करवाया, इसके खिलाफ जो मुकदमा थे पुलिस वाले वो मौजूद थे। जो हमारे जो 3 मुकदमे जिसमें एक में डिस्चार्ज हो गया 2 में बेल हो गई, इसमें नहीं था। ठीक है। अब हमने सीएमएस से भी पता करवाया जो केसेस थे वो चल रहे थे। हमने IBMS FIA से पता करवाया कि इसके खिलाफ कितने केसेस है। वहां पर हमें हैरान कौन इंकशाफ होते हैं कि सीसीडी ने तो बकायदा रिपोर्ट दाखिल की है कि नुमान कैसर किसी मुकदमे में दरकार नहीं है। तो वहां पे इसका नाम सीसीडी के एक मुकदमा नंबर 76/25 मंडी बहाउद्दीन में इसका नाम शामिल होता है और इसका नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया जाता है। वो मुकदमा 302 का होता है। अच्छा। जो कि किसी बंदे का एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर के मुकदमे में नुमान कैसर को शामिल कर दिया जाता है। यानी वो जो एनकाउंटर की हम स्टोरी पढ़ते हैं कि साथी छुड़वाने आए, मतलब ये वो साथी बन जाते हैं, छुड़वाने जाते हैं लोग। ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा हैरान कौन बात ये है कि वो वकूआ बयान करते हैं 30/11/2025 का। ठीक है। नुमान कैसर अप्रैल 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 से कोटलाखपत जेल लाहौर में होते हैं। तो जब बंदा जेल के अंदर मौजूद है तो वो मंडी बहाउद्दीन में कैसे आकर वकूआ ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक झूठा मुकदमा सीसीडी वालों ने नुमान कैसर के खिलाफ डाला। हमने ये डॉक्यूमेंट जो था उसकी कॉपी लेकर हाई कोर्ट के अंदर साथ लगाई, केस फाइल किया और जज साहब जस्टिस तनवीर अहमद शेख साहब को बयान किया कि जनाब ये रेट पेंडिंग होने के बावजूद एक नया इंकशाफ हुआ है। सीसीडी तो कहती है हमें किसी मुकदमे में दरकार नहीं है, तो ये इन्होंने एक और मुकदमे में इसको शामिल कर दिया, झूठा मुकदमा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त तो बंदा जेल में था जिस दिन का वकूआ बयान करते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर वहां पर वो सीसीडी मंडी बहाउद्दीन का इंचार्ज बुलाए जाते हैं, वो आकर रिपोर्ट देते हैं कि जनाब हमें ये किसी मुकदमे में दरकार नहीं है, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं। तो वो अब इनके पास और कोई आसरा नहीं होता कि अब हम कैसे इसको कहें कि हमें ये दरकार है, क्योंकि जिस दिन का वकूआ है बंदा तो जेल में था। ठीक है। फिर अच्छा, वहां पर वो माजरत करते हैं कि नहीं जी हमारा ये मुकदमा नहीं। हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब या सीसीडी के ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं ये झूठ बोल रहे हैं या जिन्होंने लेटर लिखा है वो झूठा लेटर लिखा है, इन दोनों में से कोई एक चीज झूठी है। तो जिन्होंने फिर लेटर लिखा होता है वो DIG लीगल पंजाब होते हैं। तो जज साहब अगले दिन 27/2/25 को
ये डीआईजी लीगल पंजाब को साल्तन तलब कर लेते हैं। ठीक है। जब वो अदालत में साल्तन तलब होते हैं तो वो आकर माजरत भी करते हैं और अपनी गलती को तस्लीम करते हैं कि नुमान कैसर का नाम जो है वो गलती से सीसीडी की तरफ से इसका नाम डाला गया है, हमारी कोई इसमें बदनीति नहीं थी बल्कि ये गलती थी। ठीक है। वहां पर अदालत के अंदर जब बहस के दौरान हम फिर एक पॉइंट आउट करते हैं कि जनाब एक गलती तो हम इसकी, चलो बंदे से इंसान से गलती हो जाती है, एक और मुकदमा नंबर 1786/25 1786/25 एक 302 का और झूठा मुकदमा, उसमें भी इसका नाम शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। और वो भी उसी लिस्ट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। और वो थाना जो है वो काना का होता है। अच्छा, उस वकूए के दौरान भी ये जेल में थे? उस वकूए के दौरान भी ये जेल में थे। अच्छा। उसके बना उसका इससे कोई तल्लक भी नहीं था। तो जज साहब ने हमने कहा कि जनाब एक तो मुकदमा चलो गलती से इंसान मान लेते हो जाता है, ये 2 मुकदमे कैसे गलती से शामिल हो? इसका मतलब ये है कि सीसीडी और पुलिस की ये बदनीति है कि ये बंदा कहीं इसको फंसाना है, मकसद इसके खिलाफ एक रिकॉर्ड बनाना है। तो जज साहब वहाँ पे बड़ा बरहमी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि जिस बंदे ने भी ये नाम लिखे हैं उनको साल्तन तलब किया जाए, बासूरते दिगर आईजी पंजाब साल्तन पेश होगा। ठीक है। अच्छा, वो जो बंदे होते हैं वो ऐसा ही होता है, 12 बजे वो पेश होते हैं, आकर बयान करते हैं कि हमें जनाब उसने कहा, मतलब उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है। जब झूठा काम होगा या ऐसा कोई होगा तो फिर उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। ठीक है। जैसे ही वो झूठे उसका नाम आता है तो फिर जज साहब ने उसके खिलाफ पर्ची का ऑर्डर कर दी। आईजी पंजाब को कहा कि एक बंदा जिसके खिलाफ आपने 2 झूठे मुकदमे दाखिल कर दिए हैं, बंदे के ऊपर एक 302 का मुकदमा हो जाए तो उसका तो पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। अच्छा, हमारी फिर भी अप्रीहेंशन यही थी कि नुमान कैसर गच्चे दोबारा इन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन ये इसको मर्डर कर देंगे, फेक है पुलिस एनकाउंटर में। तो जैसा बकायदा ऑर्डर में लिखते हैं अपने 27/2 के ऑर्डर में कि जनाब इनकी ये अप्रीहेंशन है। तो आईजी पंजाब को हम डायरेक्शन देते हैं कि नुमान कैसर की जो कानूनी हिफाजत है उसके मुताबिक इसको ट्रीट किया जाए, इसको हिफाजत दी जाए। बदकिस्मती कहें क्या कहें कि अदालत के ऑर्डर के हुक्म के बावजूद नुमान कैसर की जब वो सीसीडी वाले पर्चे से बेल होती है और 10/3/2025 को ये जेल से रिहा होता है, तो नुमान कैसर के वारसान के मुताबिक जो लाहिकीन है उसकी खाला जो आसफा शहीन के मुताबिक जैसे ही ये कोटला कैंप जेल लाहौर से रिहा होता है तो इसको वहां से फिर सीसीडी वाले अगवा कर देते हैं। अब ये देखें कि एक मुकदमे में आया शख्स कैंप जेल से जब भी रिहा होता है, कितनी दफा ये कितनी मरतबा गिरफ्तारी हुई उसकी? चौथी मरतबा? ये इसकी चौथी दफा गिरफ्तारी। चौथी दफा वहां से फिर उठा लिया जाता है। जी। पहले कोटला जेल से होती है, फिर इसकी इचरे से होती है और एक दफा पहले होती है और चौथी दफा ये कैंप जेल के सामने। यानी चौथी दफा वो जब भी कैंप जेल से निकलता है बेल लेके उसको वहीं से फिर उठा लिया जी। उसको इनके वारसान के मुताबिक सीसीडी वाले ने इन्होंने इसको अगवा कर लिया वहां से और हम इसकी रेट फाइल कर देते हैं अगले दिन ही हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। इसकी खाला जो है वो आसफा शहीन रेट फाइल करती हैं तो केस फिक्स हो जाता है 12 तारीख को। ठीक है। 10 को ये अगवा होता है 7 बजे के राउंड अबाउट। ठीक है। 10/3/2026 को और 11 तारीख को हम रेट फाइल कर देते हैं जी और 12/3/2026 को ये रेट फिक्स होती है जब, तो वहाँ पे सीसीडी और लोकल पुलिस वहाँ पे रिपोर्ट दाखिल करती है कि हमारे पास तो नहीं है। अलबत्ता जो नुमान कैसर है इसका 11 तारीख को ही मर्डर हो गया है पुलिस एनकाउंटर में और ये मर्डर किया है उबाड़ो पुलिस जिला घोटकी सिंध के अंदर इसका। हालांकि उसके खिलाफ कोई सिंध का मुकदमा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इसके खिलाफ जितने भी मुकदमा थे वो पंजाब के अंदर थे और ये जो फिर इन्होंने एक फेक एनकाउंटर जो पुलिस एनकाउंटर होता है उसमें इसको इन्होंने, यानी ये अब ये जो नुमान है इसका मर्डर जो है वो सिंध में जाके हो जी, सिंध पुलिस ने इसका मर्डर इसके क्योंकि हमें तो जो डॉक्यूमेंट जो इनके वारसान है उनका इल्जाम है कि अगवा सीसीडी पंजाब ने किया इसको और जो डॉक्यूमेंट उनके पास क्या प्रूफ है इसका? देखिए जी, ये तो वही बता सकते हैं। सीसीडी ने तो इनकार किया जी, उन्होंने इनकार किया है। देखिए प्रूफ का तो अभी टाइम ही नहीं आया, एक इल्जाम ही उनके ऊपर है ना कि उन्होंने अगवा किया। प्रूफ तो देखें अब पता नहीं वो कोई लीगल प्रोसीडिंग करते हैं नहीं करते हैं, ये तो वक्त की बताएगा। लेकिन अब चूंकि इसका जो ये इनकाउंटर है ये तो सिंध में जाके हुआ है, क्या अब ये मुकदमा पंजाब में चलेगा या सिंध में चलेगा? देखिए पता नहीं वो मुकदमा चलाते हैं या नहीं चलाते। ये मुकदमा तो क्योंकि सिंध में दर्ज हुआ है इसकी तो सारी कार्रवाई सिंध में होगी। अगर वो कोई और मुकदमा चलाते हैं तो ये अब वक्त बताएगा। आपके ख्याल में कोई और मुकदमा बनता है पंजाब के अंदर, बन सकता है? देखिए आपको तो सीरीज ऑफ जो एक्शन होती है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है
कि अगर कोई any offence has been committed in any one area and the murder has been done in any other area, तो जहाँ से जो offence पहला commit होता है वहाँ पे हो सकता है, ये एक law में provided है। ठीक है। और ये इसी तरह है FIR भी, ठीक है। अगर एक जगह पे हो तो दूसरी जगह। अच्छा रमजान साहब, मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर ये एक फैसला किया गया था और ये मीडिया पे भी आया बाकायदा, और पंजाब हुकूमत ने इसको बाकायदा अनाउंस किया कि अब शूटर के जरिए मर्डर जो करवाने वाले लोग हैं उनकी खैर नहीं। तो ये फिर उसी सिलसिला की कड़ी तो नहीं? लेकिन ये तो मर्डर करने वाले बेहतर बता सकते हैं कि ये उसी सिलसिला की कड़ी है या नहीं। इल्जाम तो इस पे के ऊपर यही था और वो अपने इल्जाम को फेस करने के लिए अदालत के हब में आया था और अदालत के रहम करम पे उसने अपने आप को छोड़ दिया था। लेकिन उसे क्या आइडिया था कि पाकिस्तान में आकर वो अपनी डेथ वारंट जो था उसका जो रेड वारंट डेथ वारंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट करवा कर बेचारा अब इस दुनिया से चला गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो शख्स कोर्ट में अपेयर हो जाए उसके ऊपर जो भी मुकदमात हों, तो इस तरह से फिर बाद में अचानक खबर मिले कि उसका इनकाउंटर भी हो गया, इस मामले में कानून क्या कहता है? देखें, ये तो अदालतें इंसाफ और निज़ाम पर भी एक सवालिया निशान पैदा करता है। अगर अदालतों के अंदर केस चल रहा है तो किसी तरह भी ये तो मावराए अदालत कत्ल है। अदालत में अगर इंसाफ चल रहा है, केस चल रहा है, अदालत उसको बरी करती है, उसको सजा देती है, एक कानून हमारा मौजूद है। तो ये फेक एनकाउंटर और ये सारे मामला ये बड़ी सीरियस है। हालिया पुलिस मुकाबलों के हामी लोग ये समझते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ये लोगों को इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहा है, इस वजह से अब लोग जो है ना वो इसकी तरफ जा रहे हैं और इसी वजह से क्राइम रेशो जो है वो कम हुई है। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, कभी क्राइम रेशो किसी के मर्डर करने से या फेक पुलिस एनकाउंटर करने से या एनकाउंटर करने से कभी कम नहीं होते। हमेशा लॉ की जो डेटरेंस है, जो लॉ का जो पनिशमेंट की जो डेटरेंस है, वही ही आपकी पीस लाती है। ठीक है। अदालतें अगर फैसला करती हैं तो उन अदालतों के फैसले, अदालत कभी कमजोर नहीं हुई, अदालत हमेशा कानून के मुताबिक काम करती है और अदालत ही जो है वो बेहतरीन निज़ाम होती है इंसाफ देने का। लेकिन अगर हर कोई बंदा अपने निज़ामी इंसाफ अपने हाथ में लेगा तो फिर ये निज़ाम नहीं चलता। ठीक है। देखिए, जो बात आपकी है कि ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, अदालत ने हमेशा ऑर्डर पास करना होता है और दोनों ऑर्डर्स पर अमल हमेशा रियासत करती है। अगर रियासत ही उस पर अमल नहीं करेगी तो फिर ये निज़ाम तो कमज़ोर होता नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। अदालत के अपने आप तो जाकर कभी एग्जीक्यूशन नहीं करती। एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर वो हमेशा रियासत करती है। अदालत उस पर अमल करे, अगर रियासत नहीं करेगी तो किसी तरह भी हम नहीं कह सकते कि अदालत कमजोर हो गई या निज़ाम। बहुत शुक्रिया जी। ये मॉडर्न स्टेट कॉन्सेप्ट में बिल्कुल 3 पिलर जो है ना वो स्टेट के कंसिडर किए जाते हैं। एग्जेक्टिव जिसको हम इंतजामिया कहते हैं, पार्लियामान जिसको हम नेशनल या पंजाब असेंबली कहते हैं, और अदालत। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, उसको नाफिज करना एग्जेक्टिव यानी इंतजामिया का काम है, और इनको रेगुलेट करना और कहाँ पे कानून जो है ना वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है और कहाँ पे वायलेशन हुई है, इस पे चेक एंड बैलेंस रखना और डिसीजन लेना ये अदालत का काम है। जब ये तीनों पिलर्स अपने अपने काम करते हैं तो फिर मुआशरा जो है वो चलता है। लेकिन अगर तीनों एक दूसरे के काम में मुदाखलत करें तो यकीनन ये मुआशरे के लिए मुश्किलात पैदा करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।